दोस्तों, गुस्से में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं उस गुस्से में क्या कर रहा हूँ। गुस्सा इतना पागल कर देता है उस इंसान को कि वो फिर गुस्से में कुछ भी नहीं सूझबूझ कर पाता है, और एक गुस्से में उससे एक ऐसा जुर्म हो जाता है कि उस जुर्म को दुनिया फिर याद रखती है और कई वर्षों तक, कई सालों तक वो जुर्म गूंजता है। ऐसा ही जुर्म और ये कहानी आपने आपता पूनावाला श्रद्धा केस सुना होगा, जिसमें 35 टुकड़े उस लड़की के किए थे उसने। लेकिन ये जो केस है, इसमें 300 टुकड़े एक व्यक्ति के किए गए। इसी तरह की 300 केस, 300 टुकड़े एक व्यक्ति के, अपने आप में एक हैरान करने वाला केस था उस समय का। तो हाजिर है आपके लिए पूरा केस। नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी और ये मेरी क्राइम स्टोरी का 11वां एपिसोड है। 10 एपिसोड देख चुके हैं आप, 11वां आपके लिए। तो ये कहानी है एक फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था एक लड़का जिसका नाम नीरज ग्रोवर था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। और वो ज्यादातर जो काम करता था वो कैमरे पकड़ने वाला जो होता है वो काम करता था। तो बात 2008 की है, जब वो एक फिल्म सीन में काम कर रहा था। वहां एक लड़की अपना ऑडिशन दे रही थी, एक एक्टिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, और एक डायलॉग उस लड़की के लिए बुलवाया जा रहा था। लड़की जो थी वो कन्नड़ एक्ट्रेस थी, मतलब कन्नड़ फिल्मों में काम किया था, और जब उसको जो डायलॉग बुलवाया जा रहा था वो हिंदी फिल्म का था, जो कि शूटिंग मुंबई में हो रही थी और वो कर्नाटक से आई थी। तो उस हिंदी डायलॉग को वो कई बार बोलने के बाद, कई बार कोशिश करने के बाद भी अच्छे से नहीं बोल पा रही थी। लोग उसके ऊपर काफी हंस रहे थे। तो उस लड़के ने, नीरज ग्रोवर ने, उस लड़की की मदद करना चाहिए, और उसने कोशिश करवा के जब उसको डायलॉग अच्छे से समझाया और वो लड़की समझी उसको, और तब जाके वो डायलॉग कहीं कई बार प्रैक्टिस के बाद वो बोल पाई, वो लड़की उस डायलॉग को। तो लड़की का जो नाम था वो थी मेरिनल जेरार्डो, जो कि कर्नाटक से थी। अच्छी खासी एक्टिंग में थी। वो अपना कुछ नाम कमाने के लिए मुंबई के लिए आई थी। वो कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी, अब वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी, जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। और एंगेजमेंट जो थी वो लव मैरिज के आधार पर थी। वो एक लड़के से स्कूल टाइम से ही प्यार करती थी, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट भी था। अच्छी खासी पोस्ट थी लड़के की, जो कि लेफ्टिनेंट था, और उससे उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। और यहाँ वो जब एक्टिंग के लिए आई थी, तो उसमें जब उसकी फिर मुलाकात जो नीरज ग्रोवर से हुई, उस एक्टिंग के दौरान जब उस पर डायलॉग नहीं बोल रहा था, उसने डायलॉग में उसकी मदद की। वो कर्नाटक से और मुंबई के लिए शिफ्ट हो रही थी, तो कुछ सामान लेके आई अपने साथ में और वो नए फ्लैट में रखने लगी। अच्छी जान पहचान नीरज ग्रोवर से हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि सामान रखने के लिए नीरज को बुला लिया जाए। नीरज को उसने कॉल किया, कहा कि ऐसे ऐसे मैं अपना फ्लैट शिफ्ट कर रही हूँ और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। नीरज भी राजी हो गया और वो उसकी मदद के लिए चला गया। तो वो मदद के लिए चला गया, और उसके सामान को शिफ्ट करने में, रखने में उनको लगभग 9:30-10 बज चुके थे। तो 9:30-10 बज गए, काफी लेट हो गए अब नीरज बोबड़ी जाने के लिए अपने घर के लिए। तो फिर लड़की ने कहा कि अब रात हो चुकी है, अब तुम कहाँ जाओगे, तुम चाहो तो यहीं पे रुक सकते हो। दोनों में नजदीकियां थी, अच्छा दोनों का रिश्ता था, तो लड़का सोचा रुक गया वो भी। दोनों रात में रुक गए, तो तभी कॉल आई उसके, जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, मंगेतर। मंगेतर की कॉल आती है लड़की को, और लड़की नीरज से कहती है चुप रहना, मेरे मंगेतर का फोन है, इसको पता ना चले कि मैं तुम्हारे साथ। तो मंगेतर से बात करती है वो इस तरह से, मैं आई हूँ यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रही हूँ। तभी नीरज को छींक आ जाती है, और छींक की आवाज उस फोन में पहुंचती है, जिसे वो, जिसका नाम, जो लड़का था उसका नाम था इस्माइल जेरोम मैथ्यू। वो लड़का, उसका मंगेतर उसको सुनता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास और कौन।
तो पहले तो वो आनाकानी करती है, लेकिन वो गुस्से में बार बार पूछता है, तो वो बताती है कि मेरे साथ में नीरज है, जो कि इस तरह से मेरा पार्टनर है, मुझे हेल्प करने के लिए आया है। तो उसने कहा नहीं, इसको भी तुरंत भेजो, रात के 10 बज चुके हैं और इसका अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, और इसको घर वापस भेजो। वो कहता है ठीक है, मैं भेज रही हूँ, और ऐसा कह के फोन काट देती। लेकिन उसको वो भेजना नहीं था, जाने के लिए कहना ही नहीं था, क्योंकि वो उसको अपने साथ में, जो कि ये रिश्ता था, उससे छुपाया जा रहा था। हालांकि इस्माइल को इस बारे में पता था कि ये पार्टनर है, इस तरह से काम करती हैं दोनों, लेकिन उनके रिश्ते पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने। लेकिन जब वो इतनी लेट नाइट को उसके घर पे था, तो उसको थोड़ा शक हुआ था। उसके बाद में फिर से वो 11 बजे कॉल करता है कि क्या नीरज को तुमने वापस भेज दिया? तो वो भी गुस्से में कहती है हाँ, मैंने उसको भेज दिया। लेकिन उसे भरोसा नहीं होता है इस बात पे, और वो फिर अपना गुस्से में फोन काट के फोन को स्विच ऑफ करके रख देती है। और नीरज और ये लड़की दोनों साथ में एक ही कमरे में होते हैं और संबंध में बनते हैं उनके साथ में। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह 7 बजते हैं, वो लड़की सुनती है कि बाहर कोई बहुत तेज घंटी बजा रहा है, डोर बेल बजा रहा है। पहले तो लड़की झटपटाती है, खड़ी होती है, बिना कपड़ों में थी, तुरंत अपने कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने में भी काफी टाइम लगता है, लेकिन जैसे तैसे जल्दी करके वो पहुंचती है, और तब तक घंटी बजती रहती है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, गेट खोला, तो सामने इस्माइल, जो कि कर्नाटक में उसकी ड्यूटी थी, और कर्नाटक से एक ही रात में वो मुंबई पहुंची है। उसने जब कहा तुम अचानक से कैसे, तो इस्माइल ने कहा मुझे शक था कि तुम उसके साथ नहीं हो, इसलिए मैं रात को ही फ्लाइट पकड़ के कर्नाटक से मुंबई सीधा, और तुम्हारे फ्लैट पर। और वो सीधा अंदर कमरे की तरफ भागता है। जैसे वो कमरे में अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि नीरज उसी के बेड पे बिना कपड़ों के पड़ा हुआ। उसका शक सही था, वो अपने शक में बिल्कुल सही था। उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और नीरज को उठा के पटक देता है, और दोनों में हाथापाई होती है, अच्छी खासी मारपीट होती है दोनों में। और इस्माइल गुस्से में जाके नाइफ ले आता है, और वो चाकू नीरज को मार देता है, और एक के बाद एक कई बार करता है उसमें, जब तक कि नीरज की मौत नहीं होगी। इस्माइल नीरज को मार देता है, और नीरज की उसी कमरे में वहीं पर डेथ हो जाती है। और गुस्से में फिर वो उससे बात करता है, लड़की से, कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़की कई तरह के बहाने लगाती है, मैं बहक गई थी, या ये ऐसा नहीं है, ऐसा समझ रही हो तुम, मैं तुम्हारी हूँ, ऐसे। फिर दोनों में आपस में सामंजस्य हो जाती है, सुलह हो जाती है, और फिर वो दोनों बैठ के सोचते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। फंसेंगे दोनों ही, अगर कोई केस होगा, कोई दिक्कत होगी, अब दोनों फंसेंगे हम। तो वो साथ मिलके सोचते हैं कि अब इस लाश का किया क्या जाए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसकी लाश के टुकड़े करके पॉलीथिन में भर के कहीं फेंक दिया जाए। तो अभी कुछ ही देर हुई थी मर्डर को, इसके बाद में दोनों में समझौता हुआ, फिर संबंध नहीं बने, अपना काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद में वो मार्केट के लिए गए, मार्केट से एक पॉलीथिन बड़े बैग लेके आए, जिसके लिए उनको वो लाश के टुकड़े उसमें रख सके। और वापस आए, उसके लाश के टुकड़े किए। ये सब इस्माइल ने किया था। और 1 2 4 10 5 नहीं, उस लाश के 300 टुकड़े किए, जिससे कि अगर कोई पकड़ भी ले तो पहचान ही ना पाए कि ये इसमें है क्या। इतने टुकड़े उस लाश के कर दिए। उसके बाद में जो लड़की होती है मैरिनल, तो वो किसी अपने जानने वाले की एक कार लेती है, मांगती है, सेंट्रो कार थी वो, रेड कलर की। वो कहती है मुझे अपना सामान शिफ्ट करना है, तो आपकी कार चाहिए। देने वाला भी मना नहीं करता है, आसानी से दे देता है कि नहीं नहीं है, यहाँ सामान शिफ्ट करने के लिए, ले जाने के लिए जरूरत पड़े। और उसमें में फिर वो लाश के टुकड़ों की बैग्स रखते हैं। बैग्स रखने के बाद वो मुंबई में जगह है खंडाला, उसके पास में जंगल है,
उन जंगलों की तरफ निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल करवाते हैं और अपने साथ में बहुत सारा पेट्रोल भी लेके चलते हैं और फिर जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वो सारे टुकड़ों को बाहर निकालते हैं और जो अपने वो साथ में पेट्रोल लेके आए थे वो सारा उस पर छिड़क के उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि लाश का कोई भी एविडेंस बचे ही ना, कभी किसी को पता ही नहीं चले कि ये कौन था, क्या हुआ इसके साथ में। और वो खत्म कर दिया उसने। उसके बाद में वो अपने फ्लैट पर आते हैं और इस्माइल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, कर्नाटक के लिए वापस चला जाता है। वो लड़की मुंबई में रहकर वहीं फिर से अपना काम स्टार्ट करती है। जब नीरज कई दिन तक वापस नहीं पहुंचता है तो उसके जो दोस्त से साथ में काम करने वाले थे उनको शक होता है कि नीरज गया कहाँ। 2-3 दिन जब वो नहीं गया तो वो फिर पुलिस में कंप्लेन लिखाते हैं। उसके दोस्त थे, क्योंकि उसके माता वो कानपुर से था और उसके माता पिता कानपुर में रहते थे। बातचीत बहुत कम होती थी, इसलिए माता पिता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। केवल दोस्तों ने इस पर ध्यान दे के और फिर उसने कंप्लेन लिखवाई। और पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का मर्डर होता है या कोई खो जाता है तो सबसे पहले उसके सीडीआर निकाली जाती है, कॉल ड्यूरेशन रिकॉर्ड। जब उसके कॉल्स रिकॉर्ड निकाले गए कि लास्ट टाइम कहाँ लोकेशन थी, लास्ट टाइम किससे बात थी, तो उसमें उसी लड़की का नंबर, मैरिनल जेरार्डो का, उस लड़की का ही आखिरी नंबर था जैसे बात हुई थी। उसके बाद में लोकेशन देखी गई तो लास्ट समय पे दोनों की सेम थी। जहां नीरज ग्रोवर की थी लास्ट समय पे, वहीं पे उस लड़की की भी लोकेशन थी। तो पुलिस तुरंत पहुंचती है उस जगह पे जहां पे लास्ट लोकेशन थी और उस लड़की को भी अरेस्ट किया जाता है। पूछताछ होती है क्या हुआ। तो मैरिनल को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ज्यादा पुलिस को मेहनत करनी पड़ती नहीं। और फिर मैरिनल अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से क्या क्या हुआ, और उसमें इस्माइल का भी नाम लिया। 21 दिनों के भीतर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कर्नाटक से इस्माइल को अरेस्ट करके मुंबई लाया जाता है और फिर केस का ट्रायल शुरू होता है। और दोनों ही गुनहगार पाए जाते हैं और उसके बाद में 2011 में, 2008 में केस हुआ, 2011 में 3 साल के अंदर इनको सजा सुनाई जाती है। एक बहुत ही जघन्य अपराध, एक किसी व्यक्ति को 300 टुकड़ों में काट देना, किस मानसिकता के साथ उस व्यक्ति की उस समय कितनी बुरी मानसिकता होगी और उस व्यक्ति में कितना गुस्सा हो सकता है। उस व्यक्ति को एक सजा सुनाई गई मात्र 10 साल की। और उस समय पे मीडिया में भी बहुत चर्चाओं में रहा है इस विषय। अभी जो श्रद्धा की जो लाश मिली थी उस पर इतनी चर्चा हुई, जिसके 35 टुकड़े थे, इसके 300 टुकड़े थे, कितनी चर्चा हुई। लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं सब। श्रद्धा का जब केस हुआ था तो सबको याद था, बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत कुछ हुआ उसके लिए। लेकिन एक स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड समय के लिए सबको याद रहता है। उसके बाद में अब किसी को याद नहीं है श्रद्धा के साथ क्या हुआ, उस केस में क्या हो रहा है, क्या एविडेंस मिले, आफ्ताब को क्या सजा होगी, उस पर अभी पूरे एलिगेशंस लगे हैं या साबित हुए हैं नहीं हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। केवल एक समय के लिए फर्क पड़ता है जब वो सुर्खियों में होता है। ट्रेंड गया, सब भूल जाते हैं क्या हुआ। उसी तरह से इस केस को भी धीरे धीरे सब भूल गए। 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर केवल 10 साल की सजा इस व्यक्ति को, जिसमें से वो 3 साल अपनी काट चुका था। 7 साल में जमानत, छुट्टी, पैरोल सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में वो जो लड़की थी उसको केवल 3 साल की सजा हुई। उसको केवल 3 साल की सजा इसलिए हुई थी, उसने मर्डर नहीं किया था, केवल एविडेंस मिटाने में मदद की थी। एविडेंस मिटाने में भी मदद करने पर सजा होती है। उसको 3 साल की सजा केवल इसके लिए हुई थी, वो भी वो काट चुकी थी 2008 से, जब से ट्रायल शुरू हुआ केस का, और जब तक सजा हुई 2011 तक वो अपनी 3 साल की सजा काट चुकी थी और उसको बरी कर दिया गया। यही होता है कानून। उसको 10 साल की सजा मिली, कुछ नहीं हुआ। माँ बाप गरीब परिवार से थे, इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं थी। उसका जो वकील था वो
फीस बहुत लेता था, वो फीस इतनी दे नहीं पाए, जिससे केस लंबा नहीं लड़ पाए और कुछ ही दिनों में केवल 10 साल की सजा के साथ केस को खत्म कर दिया। बस आज की कहानी यहीं तक। आप लोग कमेंट में जरूर बताना अगली कहानी कौन सुनाऊं और ये कहानी कैसी लगी आपको। कोई कमी रह गई हो तो भी बताना। अगर कोई कमी होगी और कमेंट करके कोई बताएगा तो मैं अगले दिन आपके नाम के साथ उस कमी के बारे में भी बताऊंगा, सुधार